प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला का भाग 7, जिसमें आज हम 12 और 13 अगस्त 2021 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में यूरोप में किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर दबाव बनाने के लिए पश्चिम देशों द्वारा व्यापारिक वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए हैं? विकल्प है आपके सामने। ए यूक्रेन, बी रोमानिया, सी पोलैंड, डी बेलारूस। तो यूरोप के किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर पश्चिम देशों ने व्यापारिक और वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं? सही उत्तर होगा इसका बेलारूस। सही उत्तर होगा बेलारूस। बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर, जिन्हें यूरोप का अंतिम तानाशाह भी बोला जाता है, यूरोप का अंतिम तानाशाह भी बोला जाता है। हमें यह पता है कि जो बेलारूस है वो 1991 से पहले पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर के विघटन के बाद बेलारूस नए राष्ट्र के रूप में उद्भव हुआ और उसके साथ ही राष्ट्र के निर्माण के साथ ही 94 से अब तक अलेक्जेंडर लुकाशेंको क्या है, सत्ता में बने हुए हैं। और पिछले साल अगस्त 2020 में बेलारूस में चुनाव आयोजित किए गए। चुनाव में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने स्वयं को क्या है कि 80% मतों के साथ विजेता घोषित कर लिया। चुनाव की निष्पक्षता पर, स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए विपक्ष द्वारा और इसके बाद क्या है कि देश भर में विरोध प्रदर्शन अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ शुरू हो गया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर दबाव बढ़ाने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा ने बेलारूस पर व्यापारिक वित्तीय विमानन प्रतिबंध लगाए हैं। बेलारूस की लोकेशन में बात करूं, बेलारूस जिसकी राजधानी मिन्स्क है, इसके ईस्ट में रशिया, साउथ में यूक्रेन, वेस्ट के अंदर पोलैंड, लिथुआनिया, लेटिविया कंट्री पड़ती है। लैंडलॉक्ड कंट्री है बेलारूस। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। इंटरनेशनल यूथ डे, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है। ए 12 जनवरी, बी 11 जुलाई, सी 14 अगस्त, डी 12 अगस्त। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा इसका 12 अगस्त। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है 12 अगस्त को। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूनाइटेड नेशन द्वारा ही इसको शुरू किया गया है। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ बैठक हुई थी लिस्बन में 1999 में इसकी सिफारिश की गई थी। पहला अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था 12 अगस्त 2000 को। उद्देश्य क्या है युवा दिवस बनाने का? उद्देश्य है युवाओं के चारों ओर सांस्कृतिक व कानूनी मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षित करना है। युवाओं के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन को बल देना है। थीम 2021 की क्या है? 2021 की थीम रखी गई है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ। यानी युवाओं के माध्यम से जो दुनिया भर में समाज में व्याप्त जो भूखमरी है, असमानता है, उसको दूर करने की दिशा में काम करना है। अब बात करते हैं नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे भारत में मनाया जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। हाल ही में खबरों में रहे अल मोहेद अल हिंदी 2021 का संबंध किससे है? विकल्प है आपके सामने। ए हिंदी भाषा एवं मध्य एशिया की भाषागत साझा समझ विकसित करने हेतु, बी भारतीय हिंदी सिनेमा का अरबी भाषा में रूपांतरण, सी दुबई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन, डी भारत व सऊदी अरब के मध्य पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। तो अल मोहेद अल हिंदी का संबंध किससे है? उत्तर होगा इसका डी भारत और सऊदी अरब के मध्य पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है अल मोहेद अल हिंदी 2021। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। हाल ही में फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया FEMBOSA की 2021-22
के लिए अध्यक्षता किसको दी गई है? फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ द साउथ एशिया की 2021-22 के लिए अध्यक्षता किसको दी गई है? विकल्प है भारत के निर्वाचन आयोग को, बी नेपाल के चुनाव आयोग को, सी सार्क सचिवालय, डी भूटान के चुनाव आयोग को। तो फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया की अध्यक्षता दी गई है भूटान के चुनाव आयोग को। बात करते हैं क्या है ये फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में। 2012 में स्थापना हुई थी। सार्क के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के प्रमुखों के तीसरे सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सार्क देशों के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज, जैसे इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज इंडिया में कौन सी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का निर्वाचन आयोग है। इसी तरह सार्क के अन्य देशों में, सार्क के 8 देश हैं, उनके निर्वाचन आयोग की जो मैनेजमेंट बॉडीज हैं, जो वहां पर इलेक्शन कन्वर्ट कराते हैं, उनके इलेक्शन करवाते हैं उनके संदर्भ में। तो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के बीच संपर्क को बढ़ावा देना, एक दूसरे से सीखने की दृष्टि से अनुभव साझा करना, एक दूसरे से सीखने की दृष्टि से अनुभव साझा करना। भारत चूंकि इन सभी देशों में और दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है, और 1950 भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 1950 से 2019 तक भारत ने क्या है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाए हैं। तो बाकी सार्क के अन्य देशों में जहां इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता हमें देखने को मिल रही है, तो उनको लाभ पहुंचेगा इंडिया से। तो सार्क के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के बीच संपर्क को बढ़ाना है, एक दूसरे से सीखने की दृष्टि से अनुभव साझा करना है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की दिशा में इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज की क्षमताओं में वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य बात करते हैं। इस बैठक के हाल ही में 2021 की 11वीं बैठक का आयोजित की गई है। इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज की बैठक की मेजबानी की है भूटान चुनाव आयोग। बैठक की मेजबानी की गई भूटान चुनाव आयोग द्वारा, वर्चुअल रूप से की गई। थिम्पू संकल्प, बैठक में थिम्पू संकल्प निकला है। मौजूदा महामारी की स्थिति के दौरान अध्यक्ष के कार्यकाल को 2 वर्ष तक विस्तारित किया गया है। भारत का चुनाव आयोग इस फोरम का वर्तमान अध्यक्ष है। भारत इस फोरम का वर्तमान अध्यक्ष है, लेकिन अब अध्यक्षता किसको दी गई है? भूटान के चुनाव आयोग को। भारत के चुनाव आयोग ने 2021-22 के लिए भूटान के चुनाव आयोग को इस फोरम की जिम्मेदारी सौंपी है। तो इस फोरम का उद्देश्य क्या है? फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज, जितनी भी सार्क देश हैं उनके जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज हैं उनका एक फोरम है, ताकि क्या है कि आपस में जानकारी, सूचनाओं का इंटरचेंज किया जाए, अपने अनुभव को साझा किया जाए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। जल जीवन मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन रूरल या ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताइए। विकल्प है वर्ष 2024 तक प्रत्येक परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन उपलब्ध कराना है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। विकल्प तीसरा है यह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 का एक उन्नत संस्करण है। डी है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो जल जीवन मिशन ग्रामीण के संदर्भ में सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन उपलब्ध करवाना है, यानी हर घर तक नल से जल। यह केंद्र प्रायोजित है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र और राज्यों का हिस्सा है। तो इस योजना के माध्यम से जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और हिमालयन स्टेट है उनके लिए तो केंद्र और राज्य में 90-10 का अनुपात रखा गया है। जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं और हिमालय स्टेट है उनके लिए 90-10 का है, 90 केंद्र देगा और स्टेट के लिए 10% रखा है। और जो सामान्य राज्य है वहां पर क्या है कि 50-50% का क्या है कि इसमें वित्तीय रहेगी, सहायता रहेगी। बात करते हैं इस योजना के बारे में।
जल जीवन मिशन रूरल, ये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 का उन्नत संस्करण है। इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार हर घर नल से जल को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन उपलब्ध कराना है। FHTC के अंतर्गत नियमित आधार पर IS मानक BIS 10500 की निर्धारित गुणवत्ता क्वालिटी आधारित न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल उपलब्ध कराना है। इसके तहत विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक यानी फंक्शनल टैप कनेक्शन प्रदान करना है। ये कम्युनिटी बेस्ड समुदाय संचालित दृष्टिकोण पर काम करेगा, जिसमें ग्राम पंचायतें और स्थानीय समुदाय निर्णायक भूमिका निभाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी बेस्ड क्या है? संचालित कम्युनिटी बेस्ड दृष्टिकोण पर काम करेगा। अभी क्या है, चर्चा में क्यों रहा जल जीवन मिशन? हाल ही में एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई। इस मिशन में पिछड़ रहे राज्यों में बात की गई थी। जो इस मिशन में पिछड़ रहे राज्य हैं, जहां पर अभी सुस्ती चल रही है, उसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का नाम शामिल है। अगर मैं बात करूं राजस्थान का, जो वर्तमान इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 क्या बात करता है? इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 बात करता है 31 मार्च 2020 तक 12.76 लाख घरों में नल कनेक्शन थे और दिसंबर 2020 तक 4.40 लाख नए नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। और जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर क्या काम चल रहा है? राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता मिशन, जिला स्तर पर जिला जल और स्वच्छता समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम जल और स्वच्छता समिति बनाई गई है, जो जल जीवन मिशन के मुख्य कार्यान्वयन और निगरानी एजेंसी रहेंगी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का संबंध किससे है? विकल्प है आपके सामने। कृषि क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ आधुनिक प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग सुविधा को बढ़ावा देना। बी है द्वितीय हरित क्रांति से संबंधित है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देना। सी है कृषि आधारित उपकरणों को उपलब्ध करवाना। डी है लघु व सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा ए, कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही मॉडर्न प्रोसेसिंग सुविधा को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के बारे में बात करें, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी सारा 100% पैसा किसका है? केंद्र का लगेगा। ये खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय की वर्तमान में संचालित योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना मतलब जितनी भी अन्य योजनाएं चल रही हैं उसको क्या है कि एक योजना के अंतर्गत लेके आया जाता है। उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ ही मॉडर्न प्रोसेसिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना तथा एग्रीकल्चर उपज की जो बर्बादी है उसको कम करना है। इसके कंपोनेंट में बात करें, घटक कौन कौन से हैं? मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि प्रसंस्करण समूह हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज निर्माण करना, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग क्षमताओं का निर्माण करना, फूड सिक्योरिटी और क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, मानव संसाधन इंस्टीट्यूशन और ऑपरेशन ग्रीन इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो संपदा योजना क्या है? एक अम्ब्रेला योजना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल सेक्टर स्कीम है PM संपदा योजना। बात करते हैं 7वें प्रश्न पर। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? विकल्प है न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा, बी न्यायमूर्ति श्री सज्जन सिंह कोठारी, सी न्यायमूर्ति श्री ID दुआ, डी न्यायमूर्ति श्री मिलाप चंद्र जैन। तो वर्तमान में लोकायुक्त कौन है राजस्थान के अंदर? सही उत्तर होगा इसका ए, न्यायमूर्ति श्री
प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान में क्या है कि 13वें लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। सज्जन सिंह कोठारी इनसे पहले थे, सज्जन सिंह कोठारी 2018-19 तक। और न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त रहे। पहले लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ साहब राजस्थान के पहले लोकायुक्त रहे हैं। बात करते हैं लोकायुक्त 2 वर्ष से रिक्त चल रहे लोकायुक्त के पद पर पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा ने 9 मार्च 2021 को 13वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। अब बात करते हैं लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त क्या है? राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 उच्च स्तरीय वैधानिक और स्वतंत्र संस्था है। लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य है। यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और न ही इसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप है। तो पूर्ण स्वतंत्र संस्था है। कार्यकाल कितना रहता है? 5 वर्ष रहता है। और कार्यक्षेत्र कौन कौन शामिल है कार्यक्षेत्र में? राजस्थान के मंत्रियों, सचिवों, राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों, स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुखों, प्रधान एवं अन्य अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और अकर्मण्यता की शिकायतों की जांच करता है। तो करप्शन रोकने के लिए राज्य की उच्च स्तरीय संस्था है लोकायुक्त। इसी तरह केंद्र के अंदर कौन होता है? राज्यों में तो होता है लोकायुक्त और केंद्र के अंदर होता है लोकपाल। और भारत के पहले लोकपाल कौन है? पिनाक चंद्र जो है भारत के पहले लोकपाल हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने वर्ष 2021-22 के लिए गठित की गई समितियों में जन लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जन लेखा समिति यानी PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है 2021-22 के लिए? विकल्प है आपके सामने। A गुलाब चंद कटारिया, B वासुदेव देवनानी, C राजेंद्र सिंह राठौड़, D संयम लोढ़ा। तो जन लेखा समिति, राजस्थान राज्य की जन लेखा समिति का 2021-22 के लिए अध्यक्ष है गुलाब चंद्र कटारिया को नियुक्त किया गया है। जन लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं विपक्ष से आते हैं और राज्य सरकार की 4 वित्तीय समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण समिति है जन लेखा समिति, जिसके अध्यक्ष है गुलाब चंद्र कटारिया 2021-22 के लिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन व उद्योगों हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस हेतु नोडल एजेंसी निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है 1956, B 1971, C 1999 और D 1991। तो निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना हुई थी 1991 में इसकी स्थापना हुई थी निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की। यह राज्य में निवेश प्रोत्साहन व सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए एक नोडल एजेंसी है। राज्य में निवेशक नीतियों के निर्माण में BIP की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। निवेशक नीतियों निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। BIP राज्य में निवेश के अवसरों की खोज करने वाले निवेशकों को मार्गदर्शन व मदद करती है और 10 करोड़ से ऊपर के जो सेवाएं हैं, इन्वेस्टमेंट है, उसको देखने का काम करता है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। बात करते हैं प्रश्न से आज के आखिरी प्रश्न संख्या 10 पर। राजस्थान राज्य वित्त विभाग ने 6ठे वित्त आयोग जो 2020 से 25 की सिफारिश देगा का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? 6th फाइनेंस कमीशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? विकल्प है प्रद्युमन सिंह, B श्रीमती ज्योति किरण, C है कृष्ण कुमार गोयल, D है BD कल्ला। तो सही उत्तर होगा 6ठा वित्त आयोग किसके नेतृत्व में? प्रद्युमन सिंह पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। प्रद्युमन सिंह के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने 6ठा वित्त आयोग क्या है गठित कर दिया है। प्रद्युमन सिंह इससे पहले 5वां जो वित्त आयोग था, 5वां जो फाइनेंस कमीशन था, जो किसकी अध्यक्षता में था? श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला के नेतृत्व में था। उसमें सदस्य रह चुके हैं प्रद्युमन सिंह और 6ठा वित्त आयोग प्रद्युमन सिंह की ही अध्यक्षता में गठित किया गया है। कृष्ण कुमार गोयल साहब
पहला जो फाइनेंस कमीशन था उसकी अध्यक्षता कर चुके हैं। और छठा इनके संदर्भ में पांचवा और फोर्थ जो फाइनेंस कमीशन था वो बीडी कल्ला के नेतृत्व में गठित किया गया था। बात करते हैं इसके संदर्भ में 12 अप्रैल 2021 को वित्त विभाग राजस्थान सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर 6वें वित्त आयोग का गठन पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। आयोग में अन्य 2 सदस्य कौन-कौन हैं? अन्य 2 सदस्यों में पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह और भाजपा विधायक अशोक लाहोटी हैं। ऐसी परंपरा है कि एक सदस्य विपक्ष से लिया जाता है, तो भाजपा से कौन है? अशोक लाहोटी है, और एक सदस्य क्या है कि पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह है। तो 3 सदस्य हैं। अध्यक्षता प्रद्युम्न सिंह करेंगे। 5वां वित्त आयोग 2015 से 20 था, जिसकी अध्यक्षता ज्योति किरण शुक्ला ने की। अब बात करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। स्टेट फाइनेंस कमीशन स्थानीय स्वशासन को कानूनी मंजूरी मिलने के बाद 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, इसमें आर्टिकल 243 आई और 243 वाई, ये 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 243 आई और 243 वाई, इन दोनों के माध्यम से स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन की बात की गई थी। 1993 में राज्यों में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई, आई के अंदर पंचायतों के लिए, वाई में नगर निगमों के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। राज्य वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। राजस्थान में अब तक कुल 5 वित्त आयोग क्या है गठित किए जा चुके हैं। राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन 95 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कृष्ण कुमार गोयल साहब ने की थी। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की हमने बात की। इसके साथ ही कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।